आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स को एक टॉपिक जो है उसको याद करवाना चाहूँगी, ताकि आपको थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट पता हो कि इसमें हमने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंगली हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एलिमेंट्स। कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स की तादाद कितनी होती है, पहले कितनी थी, बाद में कितनी होगी। तो ज़रा मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताती हूँ। तो हिस्ट्री में पहले अर्ली एजेस में हमारे पास सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर्ड थे। हमें पता था सिर्फ 9 एलिमेंट्स हैं। उन 9 एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करते थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पता थी, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उनके यूजेस क्या थे, तो हमें सब कुछ पता था। यहाँ पे तादाद अगर देखी जाए तो ओनली 9 एलिमेंट्स हैं। इनको जो है आपके पास अरेंज करने के लिए हमें किसी भी टेबल की या कोई भी आपके पास ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि 9 एलिमेंट्स से 9 एलिमेंट्स को ना तो किसी टेबल में अरेंज करने की ज़रूरत थी। आप इजीली जो है इनको डिस्कवर कर लेते थे, इनकी स्टडी कर लेते थे, इनके बारे में पढ़ लेते थे। लेकिन जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी आई, साइंटिस्ट ने क्या किया, इस फील्ड में आगे बढ़े, तो क्या हुआ, एलिमेंट्स की तादाद जो है 63 तक पहुंच गई। 63 एक बड़ी अमाउंट है। अब आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट में जब एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए, तो आपके पास साइंटिस्ट को ये ज़रूरत है कि इतने एलिमेंट्स को क्या किया जाए, किसी टेबल के फॉर्म में क्या कर दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए, ताकि हमारे पास इनकी स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए, हम इनको इजीली जो है डिस्कवर कर लें, इनकी प्रॉपर्टीज़ का हमें पता चल जाए। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, आपके पास कुछ टेबल देना शुरू कर दिए, या कुछ आपके पास जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए कि जिनके ज़रिए हम क्या कर दें, आपके पास इन एलिमेंट्स को किसी न किसी शेप के अंदर या किसी रेगुलर मैनर के अंदर किसी भी चीज़ में हम इनको अरेंज कर दें, ताकि हमारे पास इनकी स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब आपके पास हमें ये भी पता है कि आज जो आपके पास एलिमेंट्स की तादाद है वो 118 है, जिनमें से आपके पास 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकरिंग है, और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने लेबॉरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया हुआ है। अब आपके पास क्या हुआ, हमने जो है 19वीं सेंचुरी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी थी, 63 थी। तो 63 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए हमने क्या की थी, कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाई थी, ताकि उनको एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर क्या कर दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए। तो आपके पास मैं एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए इसको बताऊंगी कि आपके पास देखें ज़रा, अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल ABC के लेटर ही हैं, अगर ABC के लेटर इस तरह होते, अगर आपके पास कोई इनका सिस्टमैटिक मैनर ना होता, तो क्या आप इनको स्टडी कर पाते, इनको स्टडी करना आसानी ना होता, ना ही कोई आपके पास जो है इनके अरेंजमेंट के बगैर आप कोई वर्ड ना बना पाते, ना इनकी स्टडी कर पाते। तो आपके पास इसका एक सिस्टमैटिक मैनर भी होना ज़रूरी है, मतलब कि A के बाद क्या होना ज़रूरी है, B के बाद क्या होना ज़रूरी है, C के बाद क्या होना ज़रूरी है, D। तो इसी तरह जो आपके पास 63 एलिमेंट्स आ चुके थे, उनका भी कोई सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए था, उनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए थी, जिनके ज़रिए हम क्या कर लें, उनको स्टडी करना जल्दी इजीली कर लें। तो आपके पास बहुत से साइंटिस्ट ने जो थी ना जो है वर्किंग की थी, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी बुक के अंदर सिर्फ 3 साइंटिस्ट जो हैं बताए गए हैं, जिनकी वर्किंग जो है आपको बताई गई है। उनमें पहला जो साइंटिस्ट है डॉ ब्रायनर है, उसके बाद सेकंड जो साइंटिस्ट है वो न्यूलैंड है, और थर्ड जो साइंटिस्ट है वो मैंडलीफ है। तो फर्स्ट 1 बाय 1 हम इनको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो डॉ ब्रायनर ने क्या वर्किंग की थी, डॉ ब्रायनर ने आपके पास एलिमेंट्स को लिया, उस टाइम में कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, 63। 19वीं सेंचुरी की बात हो रही है, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स को उसने लिया डॉ ब्रायनर ने। अब उसने क्या किया, इन एलिमेंट्स का 3 का ग्रुप बनाया। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, और तीसरा ये। इनका 3 का इसने क्या किया था, ग्रुप बनाया। 3 का ग्रुप एक ये, 3 का ग्रुप एक ये, इस तरह इन्होंने ग्रुप बनाया। और ग्रुप बना के इसने क्या किया, इनके एटॉमिक मैसेस। एक बात ये भी बता दूं कि उस टाइम तक अब भी आपके पास एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जो आपके पास एलिमेंट्स को अरेंजमेंट की जा रही थी या उनको किसी भी सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया जा रहा था, वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैस था। अब क्या हुआ, उसने देखा कि आपके पास अगर आप एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करते हो कि आपके पास 3 का ग्रुप बना दो, जिनमें से अगर आप पहला
एटम, पहला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट, इन दोनों के यानी कि टर्मिनल एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को जब आप जमा करते हो तो सेंट्रल का क्या होता है, जो एटॉमिक मैस निकलता है वो सेम एज इट इज़ वैसे होता है। एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाती हूँ। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम और उसके बाद बेरियम। कैल्शियम का जो एटॉमिक मैस होता है वो 40 होता है और उसके बाद बेरियम का होता है 137 और स्ट्रोंशियम का होता है 88। अब इसने क्या किया, जो टर्मिनल एलिमेंट थे कैल्शियम और दूसरा कौन सा बेरियम, इनके एटॉमिक मैसेज को क्या किया, कैलकुलेट किया, मतलब कि जमा किया। 40 प्लस 137 इन दोनों को इसने क्या किया, जमा किया और उसके बाद इनका क्या निकाला, एवरेज। एवरेज निकालने के बाद इसका जो आंसर आया वो आया था 88.5 समथिंग, जो कि इक्वल था सेंट्रल वाले एलिमेंट से। तो इसने क्या किया, एलिमेंट्स को क्या किया, इसी मैनर्स को लेकर अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था, इसके टेबल के अंदर ये गलती आ गई थी कि आपके पास चंद एलिमेंट्स को ही आप जो थे इस तरह अरेंज कर पाए थे, ज़्यादा एलिमेंट्स तो जो थे इस तरीके के मुताबिक अरेंज नहीं हो पाए थे। अब जैसे ही ये आपके पास रॉन्ग हो गया, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने क्या किया था, अपना लॉ पेश किया था। न्यूलैंड के लॉ के मुताबिक न्यूलैंड ने क्या किया था, ऑक्टेट लॉ पेश किया था। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8। तो इसने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से ही अरेंज किया, लेकिन किसके अंदर, पीरियड के अंदर। जब इसने देखा एलिमेंट्स को आप उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से पीरियड के अंदर अरेंज करते हैं, तो हर 8वां एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद 8, हर 8वां एलिमेंट क्या करता है, पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, शो करता है। मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, हर 8वें एलिमेंट्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के बाद 8 एलिमेंट आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट से मिलती होंगी। यहाँ से अगर इसको 1 कंसीडर किया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद 7 और उसके बाद ये आया आपके पास 8। तो ये जो 8 वाला एलिमेंट होगा इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके साथ मिलती होंगी। अब अगर इसको 1 कंसीडर किया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद 8, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी इस वाले एलिमेंट्स के साथ क्या होंगी, रिजेंबल करती होंगी। तो आपके पास इस तरीके ये अपना उसने लॉ पेश किया था जिसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेट। लेकिन इसके टेबल को रिजेक्ट कर दिया गया, किस वजह से, कि इसके टेबल के अंदर कुछ ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक था कि इसने जो आपको एक टेबल बना के दिया था उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं बाकी बची हुई थी जो आपके इन फ्यूचर के अंदर एलिमेंट डिस्कवर होने थे। अभी तो हमारे पास 63 थे, लेकिन हमें पता था डिस्कवरीज हो रही थी और एलिमेंट और भी डिस्कवर हो रहे थे। इसके जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर कोई भी वेकेंट स्पेस नहीं बाकी बची थी जिसके अंदर बाकी एलिमेंट जो फ्यूचर के अंदर डिस्कवर होने थे उनको प्लेस किया जाए। और दूसरा ये कि आपके पास अगर देखा जाए इसके अंदर भी एलिमेंट्स को किस बेस से जो है अरेंज किया जा रहा था, वो एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक मास के लिहाज से जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी वो टोटली रॉन्ग कंसेप्ट थी। उसके बाद इसका ड्रॉबैक एक और ये भी था कि इसने जो नोबल गैसेस थी उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी। अगर देखा जाए यहाँ पे जो एलिमेंट आता है वो लिथियम है, अगर आपके पास, और यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट आता है, आपके पास जैसे ही इसने अपना टेबल दिया था वो नोबल गैसेस के टेबल देने के बाद डिस्कवर होगी, तो यहाँ पे एक नोबल गैस आती है नियोन। अब यहाँ पे लिथियम के बाद अगर देखा जाए तो नियोन का नंबर आता है 8वां, और 8वें के बाद फिर यहाँ पर आता है सोडियम जिसका नंबर चल जाता है 9वां। तो आपके पास ये जो है बात टोटली गलत होगी कि 8वां एलिमेंट जो रखता है, हर 8वां एलिमेंट क्या करता है, पहले जैसी प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसलिए इसका ये जो टेबल था वो सारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसको जो है साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद लास्ट में एक साइंटिस्ट जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है वो मेंडलीफ है। मेंडलीफ ने क्या किया था, उस टाइम पे जितने एलिमेंट थे 63 एलिमेंट थे, उसने क्या किया, उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से जब अरेंज करना स्टार्ट किया तो उसने क्या देखा, अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए
एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करते हैं एक पीरियड के अंदर, तो उसने बात की कि एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो होते हैं एलिमेंट्स जो ग्रुप के अंदर आ जाते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या करना कर देते हैं, शो करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये पीरियड नंबर 1 है, इसके अंदर हमने एक एलिमेंट को प्लेस किया, फिर इसके अंदर दूसरा, तीसरा, इस तरह हम एलिमेंट्स को जब अरेंज करते जाते हैं तो आपके पास जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट है वो एक ही क्या आ जाते हैं, ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। ये इसका क्या था, लॉ था। इसने अब क्या बोला कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है उनके एटॉमिक मैसेज का क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन को पीरियोडिक निकला है आपके पास पीरियड से। पीरियड का मतलब क्या होता है, रेगुलर इंटरवल, ऐसी चीज़ जो कि एक रेगुलर इंटरवल के पास बाद रिपीट हो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं। तो आपके पास साथ इसके क्या लगा हुआ है, फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो उन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल बता रही हूँ, अगर पीरियोडिक के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल जो संडे है वो हमें पता है एक वीक के अंदर आफ्टर 6 डेज़ के बाद रिपीट होता है। हर 6 डेज़ के बाद आपके पास संडे आता है, कभी 5 डेज़ के बाद नहीं आता, ना ही 8 डेज़ के बाद आता है। मतलब कि क्या है कि वो एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है, जिसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम चूँकि एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन ये होगा कि एलिमेंट्स की वो फंक्शन जो रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। तो जैसे ही इसने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया तो ऐसे एलिमेंट्स, तो क्या हुआ आपके पास, एलिमेंट्स ने क्या किया, जैसे ही अरेंज हुआ, यहाँ से एलिमेंट्स को हमने स्टार्ट किया अरेंज करना, तो आपके पास वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी, वो एक ही ग्रुप के अंदर आ गए। मतलब कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को क्या करना शुरू कर दिया, रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। लेकिन इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ जो थे ड्रॉबैक्स थे, कुछ गलतियाँ थी। वो क्या गलतियाँ थी इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर? पहली गलती तो ये थी कि आपके पास इसने भी एटॉमिक मास के लिहाज से क्या किया था, एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया था, जो कि बिल्कुल ही एक रॉन्ग कंसेप्ट है। कैसे रॉन्ग कंसेप्ट है? अगर देखा जाए कार्बन आपके पास एक एलिमेंट है कार्बन 6 जिसका एटॉमिक मास है 12। तो आपको पता है हमने एक आइसोटॉप्स वाला टॉपिक पढ़ा हुआ सेकंड चैप्टर के अंदर कि कार्बन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3 आइसोटॉप होते हैं, C12, C13 और C14। जब आप देखते हो कि 3 एलिमेंट हैं, अब आपके पास उसने क्या किया कि कार्बन 12 को तो प्लेस कर दिया ग्रुप नंबर 4 के अंदर, लेकिन C13 और C14 को एटॉमिक मास के लिहाज से अगर वो अरेंज करता तो ग्रुप 15 के अंदर, ग्रुप 5 के अंदर 13 और ग्रुप 6 के अंदर कौन सा आता है, C14। लेकिन ये तो एक रॉन्ग कंसेप्ट है। कार्बन चूँकि सारे क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, तो फिर इनको एक सिमिलर ग्रुप के अंदर ही आना चाहिए, यानी कि इसी ग्रुप के अंदर आ जाना चाहिए। इसलिए इसका ये जो एक डीमेरिट था ये कि आइसोटॉप्स की पोजीशन को ये ना बता सका। पहला डीमेरिट था कि इसने एटॉमिक मास को लिया था, और दूसरा ये आइसोटॉप्स की पोजीशन को भी डिस्क्राइब नहीं कर सका। उसके बाद इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर एक और गलती ये थी कि इसने कुछ एलिमेंट्स के क्या किए थे, एटॉमिक मैसेज जो थे वो गलत बताए थे। कैसे? लिथियम के बाद बेरिलियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास इसने बताया था 13.5, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कार्बन का क्या है 12। इसने क्या किया, बेरिलियम को ग्रुप नंबर 2 के अंदर रखा और कार्बन को किसके अंदर रखा, ग्रुप नंबर 4 के अंदर रखा। लेकिन ये तो एक टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है कि आप 2 के अंदर क्या रखें, 13 वाले मास वाले एलिमेंट को रख रहे हैं और ग्रुप 4 के अंदर किस मास वाले को रख रहे हैं जिसका मास कितना है 12। तो आपके पास एक बड़ा ड्रॉबैक इसका ये भी था कि इसने कुछ एलिमेंट्स के जो थे एटॉमिक मैसेज वो भी गलत बताए थे। उसके बाद आपके पास कुछ एलिमेंट्स इसने ऐसे रखे थे जिनके
एटॉमिक मैसेज ज़्यादा थे उनको इसने पहले प्लेस कर दिया, और जिनके कम थे उनके एटॉमिक एलिमेंट्स को क्या कर दिया, बाद में प्लेस कर दिया। इसलिए ये इसके पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट तो कर लिया गया था, क्योंकि ये एक बड़ी कामयाबी थी एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। इसने ये भी किया था कि अपने टेबल के अंदर जो इसका मेरिट था कि इसने क्या किया था, इसके टेबल के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसेस थी, इस तरह जैसे कि ये स्पेसेस है ना, इस तरह कुछ उसने स्पेसेस छोड़ दी थी, वो वाले एलिमेंट जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। उस वजह से इसका टेबल जो है एक्सेप्ट तो कर लिया गया, लेकिन इसके अंदर जो डीमेरिट्स थे इनको बाद में करेक्शन करके दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो आज का ये लेक्चर था चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंगली। बाकी जो है कल हम पीरियोडिक लॉ नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसलिए